हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। नमस्कार, मैं प्रमिता स्वागत करती हूँ आप सभी का एक नए वीडियो लेक्चर में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं विशेषण। ठीक है, विशेषण पढ़ने वाले। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, संज्ञा और सर्वनाम। तो संज्ञा और सर्वनाम को समझने के बाद ही आज हम क्या समझने जा रहे हैं, विशेषण को समझने जा रहे हैं। डिटेल के साथ पढ़ेंगे। चाहे आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, अगर विशेषण से सवाल पूछा जाता है तो निश्चित रूप से मैं जितना इस वीडियो में पढ़ाऊंगी इसी में से पूछा जाएगा। मैं कोई 5 मिनट या 10 मिनट में आपको विशेषण नहीं समझा रही हूँ कि हाँ आप 5 मिनट में समझ लो ठीक है, और 5 मिनट में सारी चीजें आप समझ जाओगे और वही से क्वेश्चन आएगा। बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल डिटेल में पढ़ाऊंगी, प्रत्येक छोटी से छोटी चीज को पढ़ाऊंगी, सरल भाषा में पढ़ाऊंगी, उदाहरण के साथ पढ़ाऊंगी, ताकि क्या हो आपको लंबे समय तक चीजें याद रहे। और क्या हो, पेपर में जब पूछा जाए तो प्रश्न देख के ही आप समझ जाओ कि इसका उत्तर क्या होने वाला है। तो मैं 5 मिनट में तो गारंटी नहीं दे रही हूँ आपको, या 10 मिनट में नहीं दे रही हूँ कि 10 मिनट में आपको विशेषण समझा दूंगी। मैंने कई वीडियो देखे हैं कि जिसमें 5 मिनट 10 मिनट में समझा रहे हैं, तो मैं वैसा नहीं करने वाली हूँ। डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ, लगभग आधा घंटा लग जाएगा प्रत्येक छोटी से छोटी चीज को समझने के लिए। अगर आपके पास आधे घंटे का समय है तो ही इस वीडियो को देखे, अच्छे से समझे ठीक है। और संज्ञा और सर्वनाम को सबसे पहले पढ़ ले आप। संज्ञा सर्वनाम को अच्छे से डिटेल में पढ़े बिना, समझे बिना विशेषण को समझना क्या है, नामुमकिन है। या तो आप किताब उठा लीजिए, किताब से अच्छे से पढ़ लीजिए, छोटी से छोटी चीज पढ़ लीजिए, डिटेलिंग के साथ पढ़िए, या फिर आप क्या कीजिए, यूट्यूब में मैंने पढ़ाया हुआ है संज्ञा और सर्वनाम को, वहां पे जाइए, मेरे पेज पे जाइए चैनल के, और वहां से सर्च करके पढ़ लीजिए। ठीक है, कहीं से भी पढ़िए लेकिन डिटेल के साथ पढ़िए। ठीक है, उसके बाद ही आप विशेषण को पढ़िए, तो ही आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो विशेषण जो है कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है, कोई हार्ड टॉपिक नहीं है। ऐसा नहीं कि विशेषण समझ में नहीं आ सकता, या फिर एक बार में समझ में नहीं आ सकता, या ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल टॉपिक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। विशेषण बहुत सरल टॉपिक है, बहुत आसान है, एक ही बार में समझ में आ जाएगा। बस आपको क्या करना, एक बार ध्यान से सुनना है, सिर्फ एक बार ध्यान से सुनना है। मैं ये भी नहीं कहूंगी कि वीडियो को रिवाइज कर करके देखे, 2 बार देखे 3 बार देखे समझ में आ जाएगा ना, सिर्फ एक बार देखे, आप ध्यान से देखे, बस आपको समझ में आ जाएगा। इतने अच्छे से मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगी, बिल्कुल आसान है, मक्खन जैसा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, विशेषण को। और आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आपको पता ही है क्या करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विशेषण को। ठीक है, मैं एक बार आपको फिर से बता रही हूँ कि अगर आपने संज्ञा सर्वनाम को अच्छे से नहीं पढ़ा है डिटेल के साथ, तो प्लीज जाके पहले उसे पढ़ लीजिए, उसके बाद ही विशेषण पढ़िए, अन्यथा आपको ये क्लास लेने का कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो संज्ञा और सर्वनाम शब्द की विशेषता जो बताते हैं उसे क्या कहा जाता है, विशेषण कहा जाता है। जो संज्ञा है, जैसे किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु आदि का नाम, और जो सर्वनाम है, सर्वनाम में उस नाम के जगह पे क्या यूज होता है, वहां, यहाँ, कौन, उसने, इसने, आप, तुम, तू, ऐसे शब्द यूज होता है, हमने पढ़ा है डिटेल में। तो ऐसे शब्द यूज होते हैं। तो ये दोनों क्या हो गए, संज्ञा और सर्वनाम। तो संज्ञा और सर्वनाम के जो गुण या दोष बताता है, या उसकी जो विशेषता बताता है, उसे क्या कहा जाता है, विशेषण कहा जाता है। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि किसी भी वाक्य में जब किसी की विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण कहा जाता है। ये मुझे ज्यादा सरल लगा तो मैं ऐसे ही याद की थी। अगर आपको भी ऐसे आसान लगता है तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि किसी भी वाक्य में जब किसी की विशेषता बताई जाती है, तो जो विशेषता है, चाहे वह विशेषता अच्छाई में भी हो सकती है, बुराई में भी हो सकता है, गुण में भी हो सकता है, दोष में भी हो सकता है, संख्या में भी हो सकता है, परिणाम में भी हो सकता है, लेकिन वो एक विशेषता है। ठीक है, एक पर्टिकुलर विशेषता है, उस विशेषता को ही विशेषण कहा जाता है। जैसे कि गुण दोष भी हो सकता है, संख्या हो सकता है, परिणाम हो सकता है। ठीक, आगे हम बहुत सारे उदाहरणों के साथ इसे समझेंगे, तो बिल्कुल आपको याद हो जाएगा। ठीक है, घबराने वाली बिल्कुल बात नहीं, बस आप ध्यान से सुनते रहिए। तो जो शब्द है वह विशेषता बताता है। ठीक है, आगे क्या है, जैसे बड़ा, काला, लंबा, दयालु, भारी, सुंदर, कायर, टेढ़ा, मेढ़ा, 1, 2, ये जो है किसी की विशेषता है। जैसे कि वहां आदमी लंबा है, तो वहां जो है वो सर्वनाम है, लेकिन वह जो आदमी है वो किस प्रकार की है, उसकी क्या विशेषता है, वह बड़ा है। ठीक है,
तो उसका जो विशेषता है वह क्या है कि वो बड़ा है, तो वही जो विशेषता है उसे क्या कहा जाता है, विशेषण कहा जाता है। ठीक है, वह काला कुत्ता है, वह काला कुत्ता है, तो वह क्या है, वह सर्वनाम है। ठीक है, और कुत्ता क्या है, संज्ञा है, किसी का नाम है ना कुत्ता, तो संज्ञा है, तो उसकी जो विशेषता है क्या है, काला है, कुत्ता काला है या नीला है या पीला है या हरा है, ठीक है, कोई भी कलर में है, तो उसकी क्या है, वो विशेषता है। उसी विशेषता को क्या कहा जाता है, विशेषण कहा जाता है। जैसे लंबा, वह आदमी बहुत लंबा है, या फिर राजू बहुत लंबा है। ठीक है, तो राजू क्या है, संज्ञा है, और बहुत लंबा होना क्या है, उसका विशेष गुण है। ठीक है, विशेषता है उसकी, तो क्या है, विशेषण है। तो इस प्रकार से विशेषण को हम समझेंगे। ठीक, तो संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताता है, वो विशेषता अच्छाई में भी हो सकता है, बुराई में भी हो सकता है, उसी विशेषता को क्या कहा जाता है, विशेषण कहा जाता है। आपको बस इतना याद रखना है। अभी आगे हम देखते हैं, जैसे वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषता है। ठीक है, यहाँ हमने पढ़ लिया पहले भी, काला कुत्ता। अब इस शब्द में विशेषता क्या होगा, विशेषता क्या होगा, कुत्ते की विशेषता क्या है, कुत्ते की विशेषता इस वाक्य में काला होना है। क्या है, काला होना उसकी विशेषता है। यहाँ पे काला ना के हरा भी हो सकता था, नीला भी हो सकता था, पीला भी हो सकता था, मगर वो उसकी क्या हो जाता, विशेषता हो जाता। तो यहाँ पे काला बताया गया, इसका मतलब कुत्ते की विशेषता क्या है, काला है। तो ये काला क्या है, विशेषण है। काला क्या है, विशेषण है। अगर यहाँ लिखा होता नीला कुत्ता, ठीक, यहाँ नीला कुत्ता है, तो कुत्ते की विशेषता क्या हो गया, नीला होना, तो नीला क्या हो जाता, विशेषण हो जाता। सिंपल है, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए, जिस शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। उपरोक्त वाक्य में कुत्ता विशेष्य है। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण कहते हैं। जैसे मेहनती विद्यार्थी सफलता पाते हैं। यहाँ नीचे का अगर 3 लाइन आपको समझ में नहीं आया तो मैं सीधा सीधा आपको बता दूं कि जैसे कोई व्यक्ति है, जैसे क्या है, किसी का नाम श्याम है, श्याम है किसी का नाम, उसी व्यक्ति का नाम क्या है, कृष्ण है। उसी व्यक्ति का क्या नाम है, कृष्ण नाम है। उसी व्यक्ति का नाम कान्हा है। अब उसे घर में एक नाम से बुलाया जाता है, स्कूल में उसका दूसरा नाम है, दोस्त उसे अलग नाम से बुलाते हैं, लेकिन व्यक्ति तो एक ही है ना, एक ही व्यक्ति है, लेकिन उसके 3-4 नाम है। ठीक होते हैं ना, 3-4 नाम, आपके भी 2-3 नाम होंगे, है ना। घर में कुछ बोल के बुलाया जाता है, दोस्त कुछ बोलते होंगे, या फिर स्कूल में कुछ अलग नाम होंगे, तो व्यक्ति तो एक ही है। उसी प्रकार यहाँ समझिए कि जैसे संज्ञा सर्वनाम है, संज्ञा और सर्वनाम है। जैसे कुत्ता शब्द जो है संज्ञा है, लेकिन जब हम विशेषण पढ़ेंगे तो इसी संज्ञा को हम क्या कहेंगे, विशेष्य कहेंगे। क्या कहेंगे, विशेष्य कहेंगे। ठीक है, जैसे वह शब्द, वह काला कुत्ता है, तो जो वह है, वह शब्द सर्वनाम में आता है, तो क्या है, वह शब्द क्या बन जाएगा, विशेष्य बन जाएगा। कुत्ता शब्द जो है संज्ञा है, लेकिन जब हम विशेषण पढ़ेंगे तो वो क्या बन जाएगा, विशेष्य बन जाएगा। है तो वही संज्ञा, लेकिन यहाँ पे जब विशेषण पढ़ते समय उसका क्या नाम बन जाएगा, विशेष्य बन जाएगा। समझ में आ रहा है आपको, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। जैसे कि आपका नाम मान लीजिए श्याम है या मोहन है या सोहन है, जो भी आपका नाम है। घर में तो कुछ नाम से बुलाया जाता होगा, निकनेम होता है, सबका छोटा सा नाम होता है, मगर स्कूल में अलग नाम होता है। व्यक्ति तो आप अकेले ही हो ना, घर में अगर उस नाम से बुलाए तो भी आवाज कौन लेता है, आप लेते हो, आप ही सुनते हो। स्कूल में अगर नाम से बुलाया जाए तो भी क्या बोलते हो, आप ही आवाज लेते हो, आप ही सुनते हो ना। उसी प्रकार जैसे ये कुत्ता शब्द है, कुत्ता शब्द क्या है, जब संज्ञा सर्वनाम पढ़ेंगे तो ये संज्ञा बन जाएगा। हाँ, ये क्या बन जाएगा, संज्ञा बन जाएगा। लेकिन जब हम विशेषण पढ़ रहे हैं तो ये क्या बन जाएगा, विशेष्य बन जाएगा। बस इतनी सी बात है। ठीक, तो आगे हम देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, यहाँ पे आधा छोटा थोड़ा सा छूट गया कि मेहनती विद्यार्थी सफलता पाते हैं।
क्या है, मेहनती विद्यार्थी सफलता पाते हैं, तो सफलता पाना क्या है, उसका विशेष गुण है, तो ये क्या बन जाएगा, विशेषण बन जाएगा। तो मेहनती विद्यार्थी सफलता पाते हैं, तो सफलता यहाँ पे क्या बन गया है, विशेष गुण है उसका, तो ये विशेषण है। लेकिन विद्यार्थी क्या है, विद्यार्थी क्या है, संज्ञा है, विद्यार्थी संज्ञा है, तो ये विद्यार्थी क्या है, विशेष्य है। क्योंकि यहाँ पे साफ साफ नंबर 2 पॉइंट में लिखा गया है कि संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है, उसी संज्ञा सर्वनाम को विशेष्य कहा जाता है, सिंपल। ठीक, अब आगे देखते हैं, धर्मपुर, धर्मपुर स्थान का नाम है, तो ये क्या हो गया, संज्ञा हो गया। स्वच्छ नगर है, धर्मपुर स्वच्छ नगर है, तो स्वच्छ होना इसका विशेष गुण है, स्वच्छ होना इसका विशेष गुण है, तो ये क्या है, विशेषण है। स्वच्छ होना इसका विशेष गुण है, तो ये विशेषण है। धर्मपुर स्थान का नाम है, संज्ञा है, तो ये क्या बन जाएगा, विशेषण पढ़ते समय क्या बन जाएगा, संज्ञा सर्वनाम क्या बन जाता है, विशेष्य बन जाता है ना। 2-3 बार अपने मुंह से बोलोगे तो याद हो जाएगा, आदत भी हो जाएगा, नहीं तो एक जैसे शब्द लगते हैं, विशेषण विशेष्य, उलझ जाओगे, इसलिए अपने मुंह से भी बोलना है। वह पीला है, तो जो वहां शब्द है और जो पीला शब्द है क्या क्या है बताइए। जो ये वहां शब्द है ये क्या है, सर्वनाम है, ठीक है, क्या है, वह शब्द सर्वनाम है। और पीला होना क्या है, इसका विशेष गुण है, वहां पीला है, यहाँ नीला भी हो सकता था, हरा भी हो सकता था, तो पीला होना इसका विशेष गुण है, इसलिए यहाँ विशेषण है। पीला शब्द क्या है, विशेषण है, और वहां सर्वनाम है, तो सर्वनाम क्या बन जाता है, विशेषण पढ़ते टाइम विशेष्य बन जाता है ना, तो वहां क्या है, विशेष्य है, पीला गुण है इसका, तो क्या है, विशेषण है। विशेष्य विशेषण, वहां विशेष्य है, पीला विशेषण है, सिंपल है, समझ में आ गया। ऐसा आदमी कहाँ मिलेगा, ऐसा आदमी कहाँ मिलेगा। अब ऐसा आदमी क्या है, ऐसा जो शब्द है ये क्या है, इसका विशेष गुण है। ऐसा जो आदमी, ऐसा जो शब्द है क्या है, इसका विशेष गुण है, तो ये विशेषण है। और आदमी, आदमी क्या है, संज्ञा है, आदमी क्या है, संज्ञा है। इसलिए मैंने पहले ही आपको बोला कि संज्ञा और सर्वनाम को अगर आप डिटेल के साथ नहीं पढ़े, ये नहीं कि खाली उसका परिभाषा आता है और उसके प्रकार आते हैं ना, डिटेल के साथ पढ़ना है उसे, तो ही आप विशेषण समझ पाओगे, तो ही आपको विशेषण बिल्कुल मक्खन जैसा लगेगा, लड्डू जैसा लगेगा। अन्यथा आपको विशेषण समझ में नहीं आएगा, सिर के ऊपर से जाएगा सब कुछ। तो इसके पहले वीडियो में मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है, तो वहां से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ जो ऐसा शब्द है ये विशेषण है, और आदमी क्या है, यहाँ पे संज्ञा है, तो संज्ञा क्या बन जाता है, विशेषण पढ़ते समय, संज्ञा विशेषण पढ़ते समय क्या बन जाता है, विशेष्य बन जाता है ना। यही संज्ञा विशेषण पढ़ते समय विशेष्य बन जाता है। इन वाक्यों में अब देखिए, ये जो वाक्य है, नीला शब्द विशेषण है, लाल शब्द विशेषण है, अच्छा होगा तो वो भी विशेषण होगा, स्वच्छ जैसे कि धर्मपुर में लिखा है तो ये स्वच्छ भी विशेषण है, पीला विशेषण है, ऐसा शब्द विशेषण है। ये सारे जो शब्द है ये क्या है, विशेषण है। अर्थात वाक्य में किसी की विशेषता इनके माध्यम से बताई जा रही है, इन शब्दों के माध्यम से, इसलिए क्या है, ये जो शब्द है विशेषण है। ठीक, बाकी जो शब्द रह गए जैसे कि विद्यार्थी, धर्मपुर, वहां और आदमी, ये सारी क्या है, इनकी विशेषता बताई जा रही है। ये या तो संज्ञा है या तो सर्वनाम है, इनकी विशेषता बताई जा रही है ना, तो ये संज्ञा है या तो सर्वनाम है। क्योंकि विशेषता किनकी बताई जाती है, ये बताइए, विशेषता किनकी बताई जाती है, विशेषता संज्ञा सर्वनाम की बताई जाती है ना। तो इसकी, इन शब्दों की क्या है, ये संज्ञा सर्वनाम है, तो इनकी विशेषता बताई जाती है। तो ये सारे जो शब्द है ये क्या है, विशेष्य है। इतने समय से यही तो बोल रही हूं मैं, ये सारे शब्द जो है विशेष्य है। बिल्कुल सिंपल, समझ में आ गया। ठीक, आगे देखते हैं। ये जो लाइन है पॉइंट 6, इसे आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। व्याकरण में विशेषण एक विकारी शब्द है। यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि व्याकरण में विशेषण किस प्रकार का शब्द है, तो विशेषण एक विकारी शब्द है। ठीक, बिल्कुल इसे याद रखना है, या फिर नोट भी कर सकते हैं आप। आगे देखिए, विशेष्य के बारे में पढ़ेंगे।
विशेष्य किसको कहा जाता है? संज्ञा या सर्वनाम को कहा जाता है ना विशेष्य। विशेष्य किसको कहा जाता है? संज्ञा या सर्वनाम को विशेष्य कहा जाता है। कब कहा जाता है? जब हम विशेषण पढ़ते हैं तब। ये नहीं कि संज्ञा पढ़ रहे हो या सर्वनाम पढ़ रहे हो और वहां पे आप बोल रहे हो कि संज्ञा विशेष्य है सर्वनाम विशेष्य, ना, गलत हो जाएगा। अगर आपका निकनेम घर में है तो वो घर में ही बुलाते हैं ना निकनेम से, स्कूल में तो नहीं बुलाते, कॉलेज में तो नहीं बुलाते, है कि नहीं? कॉलेज में भी आपका निकनेम लिखा हुआ है क्या? नहीं लिखा है ना। इसी प्रकार सबका अपना स्थान है, ठीक, सबकी अपनी जगह है। अगर संज्ञा पढ़ रहे हो तो उस समय जो सेंटेंस है, जो वाक्य है, उसे संज्ञा या सर्वनाम से ही हम जानेंगे, लेकिन जब हम विशेषण पढ़ेंगे तो उसे विशेष्य नाम से जानेंगे। सबका अलग अलग अपना स्थान है, ठीक। तो जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए वह विशेष्य कहलाता है। जैसे कि गीता सुंदर है। गीता किस प्रकार है? सुंदर है। अब जो ये सुंदर होना है, ये सुंदर शब्द है। सुंदर शब्द क्या है? इसकी विशेषता है किसकी? गीता की। गीता की विशेषता क्या है? सुंदर होना। तो जिसकी विशेषता बताई जाती है ये सुंदर। ये सुंदर क्या है? विशेषण है, इसका विशेष गुण है। अब कौन बच गया? गीता। अब गीता क्या है? गीता संज्ञा है, किसी लड़की का नाम है, ठीक। तो संज्ञा क्या बन जाता है विशेषण पढ़ते समय? विशेष्य बन जाता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है गीता विशेष्य है। गीता विशेष्य है और उसका जो विशेष गुण है वो क्या है? विशेषण है। सिंपल, समझ में आ गया? अब आगे देखते हैं। विशेषण शब्द विशेष्य से पूर्व आते हैं और उसके बाद भी। जो विशेषण शब्द है वो विशेष्य से पूर्व आते हैं या भी बाद भी। इसको कैसे समझोगे आप? सिंपल है, किसी का गुण है, दोष है, अच्छा है, बुरा है, जो भी है, जो उसका विशेष गुण है वो संज्ञा के पहले भी आ सकता है और संज्ञा के बाद में भी। जो वाक्य हम बनाते हैं, वाक्य में जो उसका गुण है या फिर विशेष गुण है आप बोल सकते हैं, वो शब्द में, सेंटेंस में पहले भी आ सकता है, बाद में भी आ सकता है, ठीक। संज्ञा और सर्वनाम में पहले भी वो विशेष गुण आ सकता है, बाद में भी। उदाहरण देखिए पूर्व में। तो जब पूर्व में उसका विशेष गुण आएगा तो किस प्रकार आएगा? थोड़ा सा जल लाओ। थोड़ा सा, ये इसका विशेष गुण है, यह विशेषता है। ज्यादा भी हो सकता था, थोड़ा सा लिखा है ना, ज्यादा नहीं बोला, थोड़ा, तो थोड़ा इसका क्या है? विशेष गुण है। तो थोड़ा सा यहाँ पे क्या क्या बन गया? विशेषण बन गया। और जल क्या है यहाँ पे? जल यहाँ पे है विशेष्य। जल क्या है? विशेष्य है। 1 मीटर कपड़ा ले आना। 1 मीटर, विशेषता क्या है? 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 5 मीटर, आधा मीटर। एक इसने क्या कह दिया? 1 मीटर कपड़ा लाना। इस वाक्य में जो 1 मीटर शब्द है विशेष है। कपड़ा तो लाना है मगर कितना लाना है? 1 मीटर। तो इसका विशेषता क्या है? 1 मीटर। तो 1 मीटर क्या है? विशेषण है, ठीक। 1 मीटर क्या है? विशेषण है। और कपड़ा, कपड़ा क्या है? संज्ञा है। तो यहाँ क्या बन जाएगा? कपड़ा क्या बन जाएगा? विशेष्य बन जाएगा ना। तो देखिए ये जो विशेष गुण है यहाँ पे पहले है और जो इनका संज्ञा या सर्वनाम शब्द है या विशेष्य है ये क्या है? बाद में है इन वाक्यों में। अब हम देखेंगे कि वाक्यों में जो इनका गुण है वो पीछे आ जाएगा। जो गुण है ये पीछे आ जाएगा और जो संज्ञा सर्वनाम है वो कहाँ आ जाएंगे? वो आगे आ जाएंगे, ठीक। चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ रास्ता लंबा है। यहाँ रास्ता लंबा है। तो जो यहाँ रास्ता है वो क्या है? संज्ञा सर्वनाम है, लेकिन लंबा होना इसका विशेष गुण है। तो विशेषण है ना ये। तो ठीक है, लंबा होना क्या है? विशेषण है। और इस वाक्य में हम यही देख रहे हैं कि विशेषण वाक्य में अंत में भी आता है, बाद में भी आता है। यहाँ नहीं है कि हमेशा पहले आएगा ना, बाद में भी आ सकता है और पहले भी आ सकता है। तो यहाँ रास्ता लंबा है तो इसमें यहाँ लंबा जो है विशेषण है, विशेष गुण है। यहाँ रास्ता चौड़ा भी हो सकता था, चौड़ा फिर उसका क्या हो जाता? विशेषण हो जाता। यहाँ रास्ता छोटा है तो यहाँ छोटा जो शब्द वहां आता वाक्य में वो उसका विशेष गुण हो जाता, विशेषण हो जाता। लेकिन इस वाक्य में क्या आया है? यहाँ रास्ता लंबा है। तो इसमें यहाँ जो लंबा है यह विशेषण है। तो इस वाक्य में विशेषण पीछे आया है।
और आगे क्या आ गया है, संज्ञा और सर्वनाम, या फिर आप इसे विशेष्य भी बोल सकते हो, सिंपल। आगे देखिए, खीरा कड़वा है। खीरा क्या है, कड़वा है। तो ये जो कड़वा है ये क्या है, कड़वा होना क्या है, इसका विशेष गुण है ना, विशेष गुण है इसका कड़वा होना। यहाँ खट्टा भी हो सकता था खीरा, मीठा भी हो सकता था, तीखा भी हो सकता था, नमकीन भी हो सकता था। इसमें से कोई भी शब्द यहाँ पे लिखा होता तो वो क्या बन जाता है, इस शब्द ये वाक्य का विशेषण बन जाता ना। तो यहाँ पे कड़वा लिखा है तो इस वाक्य में कड़वा शब्द क्या है, विशेषण है। और आगे क्या लिखा है, खीरा। खीरा क्या है, संज्ञा है, या फिर विशेष्य बोल सकते हो आप इसे, क्योंकि हम विशेषण पढ़ रहे हैं। तो खीरा क्या है, विशेषण है, विशेष्य है। ठीक, खीरा क्या है, विशेष्य है, और कड़वा क्या है, उसका गुण है तो विशेष्य है। तो इस वाक्य में विशेष्य पीछे है और ऊपर के वाक्यों में विशेष्य क्या है, आगे है। समझ में आ गया। नीचे वाले वाक्यों में जो है विशेष्य जो है, संज्ञा सर्वनाम जो है आगे लिखा हुआ है, और ऊपर वाले वाक्य में विशेष्य या संज्ञा और सर्वनाम क्या है, पीछे लिखा हुआ है, और विशेष गुण जो है आगे है यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ गया। हम आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे प्रकार, विशेषण के प्रकार। विशेषण के सिर्फ 4 प्रकार होते हैं, ज्यादा नहीं है, 4 ही प्रकार है। कौन कौन से हैं, गुणवाचक विशेषण, जिसमें गुण की बात होगी, गुण अच्छा या बुरा कुछ भी हो सकता है, हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। फिर हो संख्यावाचक होगा। संख्यावाचक जो विशेषण है थोड़ा सा लेंदी है, मगर हाँ बहुत ज्यादा सरल है, आपको बस एक बार सुनना है, समझ में आ जाएगा। इसके बाद है परिणामवाचक। परिणामवाचक भी आसान है। सार्वनामिक विशेषण, ठीक है, सार्वनामिक विशेषण। ठीक, तो ये 4 ही प्रकार के विशेषण होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक, जिसमें परिणाम हो। जैसे आप सब्जी लेने गए हो मार्केट में, तो आपको क्या लेना है, 1 किलो आलू लेना है, तो आप आलू वाले को बोलोगे आलू दे दो, तो पूछेगा ना कितना लेना है, 1 किलो, आधा किलो, 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो, तो वो क्या हो जाएगा, परिणाम हो जाएगा, परिमाण हो जाएगा। एक परिमाण में तो मांगोगे। आप गए हो टमाटर वाले के पास, आपको चाहिए टमाटर, बोलोगे भैया टमाटर दे दो, वो पूछेगा कितना, आपको बताना तो पड़ेगा। आप ऐसा तो नहीं बोलोगे कि कितना भी दे दो, नहीं, आधा किलो, 1 किलो, 2 किलो, तो वो क्या है, परिणाम। तो जब वाक्य में, किसी भी वाक्य में परिणाम लिखा हो तो वो परिणामवाचक हो जाता है। जब किसी भी वाक्य में संख्या लिखा हो तो संख्यावाचक हो जाता है। इसके भी अलग अलग भाग है, हम पढ़ेंगे। और जब किसी भी वाक्य में गुण लिखे हो, अच्छा बुरा कुछ भी, तो वो गुणवाचक होता है। और सार्वनामिक, जब सर्वनाम से जुड़ा हुआ हो, तो हम डिटेल में पढ़ते हैं अभी, बिल्कुल सरल है, आपको बस ध्यान से एक बार सुनना है। गुणवाचक विशेषण को देखिए, जिस शब्द में संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रूप, रंग आदि का बोध होता हो, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। किसे कहते हैं गुणवाचक, जिसमें क्या है, गुण हो। और गुण का ये मतलब नहीं कि अच्छा ही अच्छा, गुण का मतलब ये है वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, बहुत बुरा भी हो सकता है, किसी भी प्रकार का गुण हो सकता है ना। रंग, रूप आदि का बोध हो, उसे गुणवाचक संज्ञा कहते हैं, सॉरी गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक, आगे देखिए वाक्य, बगीचे में सुंदर फूल है। बगीचे में किस प्रकार के फूल है, फूल तो है बहुत सारे, मगर किस प्रकार के, सुंदर फूल है। तो ये जो सुंदर शब्द है यहाँ पे क्या है, गुण है। फूलों का गुण किस प्रकार का है, सुंदर होना, तो ये क्या बन जाएगा इस वाक्य में, विशेषण बन जाएगा। क्या बन जाएगा, विशेषण। और फूल क्या बन जाएंगे, विशेष्य। धर्मपुर स्वच्छ नगर है, तो ये जो स्वच्छ शब्द है, नगर तो है, किस प्रकार का नगर है, नगर की क्वालिटी क्या है, स्वच्छ होना। गुण क्या है, स्वच्छ होना, तो ये क्या बन जाएंगे, स्वच्छ क्या बन जाएगा, विशेषण। धर्मपुर क्या बन जाएगा, विशेष्य। ठीक, अगर ऐसा वाक्य आपको दिया जाए कि स्वर्ग वाहिनी गंदी नदी है, स्वर्ग वाहिनी गंदी नदी है, यह किस प्रकार का विशेषण है, तो आपको तो सबसे पहले देखना है कि इसमें किसी प्रकार का संख्या है क्या नहीं। अगर इसमें 1 2 3 4 कोई भी संख्या है तो संख्यावाचक विशेषण बन जाएगा।
अगर परिमाप है आधा किलो, 1 किलो, 2 किलो, 1 मीटर, 2 मीटर, 1.25 मीटर, जो भी है, दर्जन के कुछ भी है, तो वो परिमाण वाचक में आ जाएगा। अगर ये दोनों चीज नहीं है, किसी की अच्छाई या बुराई बताई जा रही है, रंग रूप बताया जा रहा है, ठीक है, गुण दोष बताया जा रहा है, जैसे कि इसका गुण क्या है, गंदा होना है, इसमें क्या है, गंदा। स्वर्ग वाहिनी गंदी नदी है, किस प्रकार की नदी, गंदी नदी है, इसका गुण या दोष बताया जा रहा है, गंदी नदी है वो, इसका गुण या दोष ही है ना ये, तो ये क्या है, गुणवाचक विशेषण है। ठीक, वाक्य देख के आप समझ जाओगे। स्वस्थ बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है। अब ये वाक्य अगर आपसे पूछा जाए पेपर में कि स्वस्थ बच्चे खेल रहे हैं, तो आपको सबसे पहले ऑप्शन काटना है कि ये संख्यावाचक भी नहीं है, क्योंकि इसमें बच्चों की संख्या नहीं दिया है, ना ही परिमाप दिया है, मीटर के हिसाब से, किलो के हिसाब से, है ना, कुछ भी नहीं दिया, तो परिमाणवाचक भी नहीं हो सकता। हाँ, बच्चे क्या कर रहे हैं, स्वस्थ है, इनका गुण बताया जा रहा है। स्वस्थ होना, अस्वस्थ होना, ये इनका गुण है बच्चे का। अगर यहाँ पे अस्वस्थ भी लिखा होता तो भी ये गुणवाचक में आ जाता है कि नहीं। अगर यहाँ अस्वस्थ लिखा होता कि अस्वस्थ बच्चे खेल रहे, तो भी ये गुणवाचक में आ जाता। या लिखा होता काला बच्चा खेल रहा है, क्योंकि यहाँ रंग की बात भी की गई है ना, या फिर गोरा बच्चा खेल रहा है, तो गोरा शब्द को देखकर या काला शब्द को देखकर भी आप समझ जाते कि ये गुणवाचक है। ठीक, तो यहाँ पे स्वस्थ शब्द को देख के आपको समझना है कि यहाँ जो वाक्य है किस प्रकार का है, गुणवाचक विशेषण है। ठीक, आगे देख लेते हैं। उपयुक्त वाक्य में सुंदर, स्वच्छ, गंदा और स्वस्थ शब्द गुणवाचक विशेषण है। किस प्रकार के विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है। गुण का अर्थ अच्छाई नहीं, अच्छा ही नहीं, किंतु कोई भी विशेषता, अच्छा, बुरा, खरा, खोटा, सभी प्रकार के गुण इसके अंतर्गत आएंगे। मैंने पहले ही बोला कि अच्छा का मतलब ये नहीं कि खाली अच्छा अच्छा, उसमें बुरा भी हो सकता है, खरा खोटा कुछ भी हो सकता है ना, मोटा पतला कुछ भी हो सकता है, तो वो गुणवाचक में आ जाएगा। देखिए, गुणवाचक में समय संबंधी भी वाक्य आ सकते हैं, तो आप देख लीजिए, समय संबंधी अगर वाक्य हो, जैसे नया या पुराना या ताजा या वर्तमान, भूत, भविष्य, अगला, पिछला आदि ऐसे शब्द भी होंगे वाक्य में, तो क्या बन जाएगा, गुणवाचक। क्योंकि इसमें सबसे पहले तो आपको जो ऑप्शन में नहीं होगा उन्हें काटना आना चाहिए। देखिए, इसमें संख्या है कहीं पे 1 2 3 4 कहीं पे है, 100 200 500 1000 कहीं पे नहीं है ना। यहाँ पे कहीं पे परिमाण है, आधा किलो, 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, लीटर के हिसाब से 1 लीटर, 2 लीटर कहीं पे है नहीं है ना, तो ये क्या हो जाएगा, गुणवाचक में ही आएगा। क्यों, क्योंकि इसके गुण है नया होना, पुराना होना, ताजा होना, वर्तमान, भूत, भविष्य, अगला, पिछला, सब क्या है, गुणवाचक विशेषण में आएगा। उसके बाद देखिए, स्थान संबंधी अगर कोई भी शब्द हो तो वो भी गुणवाचक विशेषण में आएगा। जैसे लंबा, लंबा होना किसी का गुण है, चौड़ा, चौड़ा होना भी गुण है, ऊंचा, ऊंचा नीचा दोनों गुण है, सीधा यहाँ भी गुण है, बाहरी भीतरी यहाँ भी गुण है, तो ये क्या आ जाएगा, गुणवाचक विशेषण में आ जाएगा। ऐसे शब्द अगर किसी वाक्य में है, ठीक है, और संख्या ना है और परिणाम भी ना है उसमें, तो गुणवाचक हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आकार संबंधी, आकार संबंधी भी अगर कोई वाक्य में शब्द है तो वो भी क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। देखिए, गोल, गोल होना किसी का क्या है, गुण है। चौकोर, चौकोर होना भी गुण है। सुडोल, सुडोल होना भी गुण है। पोला, सुंदर, ये सब क्या है, गुणवाचक में आ जाएगा। आगे है दशा, दशा क्या है, दुबला है या पतला है, मोटा है या भारी है, गाढ़ा है या गीला है, गरीब है या पालतू है, तो ये सब क्या है, उसके गुण है, गुण है ना। दुबला होना, पतला होना, मोटा होना, जैसे मोटू पतलू, भारी होना, गाढ़ा होना, गीला होना, गरीब होना, पालतू होना, ये सब गुण है। पालतू होना, जंगली होना, गरीब होना, अमीर होना, ठीक है, गीला होना, सूखा होना, सब गुण है। तो ये किस में आ जाएंगे, ऐसे शब्द अगर किसी वाक्य में है और आपसे पूछा जाए कि इस किस प्रकार का विशेषण है, तो गुणवाचक विशेषण है। किस प्रकार का विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है। आगे देख लीजिए, वर्ण संबंधी, वर्ण संबंधी जैसे लाल, पीला, नीला, हरा, काला, बैंगनी, सुनहरी आदि,
यहाँ भी सब क्या आएगा, गुणवाचक विशेषण में आएगा। आगे देखिए गुण संबंधी देखिए भला, बुरा, उचित, अनुचित, पाप, झूठ, झूठ, ऐसे शब्द अगर किसी वाक्य में आए तो वहां भी गुणवाचक विशेषण होगा। आगे है संज्ञा संबंधी, जैसे बुंदैया, बनारसिया, लखनवी, है ना। तो ऐसे शब्द अगर किसी वाक्य में आए तो भी क्या बन जाएगा, गुणवाचक विशेषण बन जाएगा। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। जब हम चारों विशेषणों के प्रकार को पढ़ेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि फिर आप सबको अलग अलग क्या करेंगे, सेपरेट करना सीख जाएंगे कि कौन सा वाक्य ऐसा है जिसे देख के हमें शब्दों को पहचानना है। तो अब हम आगे देख लेते हैं संख्यावाचक विशेषण। तो देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है, संख्यावाचक, जिसमें संख्या हो वो शब्द क्या कहलाएगा, संख्यावाचक विशेषण। लेकिन इसमें भी ये थोड़ा सा लेंदी है, इसके भी अलग अलग प्रकार है, प्रकारों को भी पढ़ेंगे, समझेंगे, आराम से समझेंगे, ठीक है। तो कोई जल्दबाजी नहीं है, इसके भी कुछ 6 प्रकार है, ठीक है। तो आराम से समझेंगे संख्यावाचक विशेषण को। तो देखिए जिस विशेषण में संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि कक्षा में 40 विद्यार्थी उपस्थित हैं, तो विद्यार्थी क्या है, संज्ञा है। तो यहाँ पे हमें बताया गया साफ साफ कि संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो, तो इसमें संज्ञा का जो संख्या है कितना है, 40 है। या फिर इतना उलझना नहीं है, आपको सीधा सीधा वाक्य देखना है कि कहीं पे संख्या है कि नहीं। तो संख्या है, आप देख लीजिए कक्षा में कितने विद्यार्थी है, 40 विद्यार्थी है। 40 एक संख्या है ना, 40 क्या है, एक संख्या है। तो ये क्या हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। दोनों भाई, तो यहाँ पे कितने भाई हैं, 2 भाई की बात की जा रही है। वाक्य को जब पढ़ेंगे तो अच्छे से पढ़ना, ये नहीं कि दोनों लिखा तो इग्नोर कर दिया, आगे बढ़ गए ना। दोनों भाई, तो यहाँ पे 2 भाइयों की बात की जा रही है, मतलब यहाँ पे संख्या है ना। तो ये क्या बन जाएगा, संख्यावाचक विशेषण बन जाएगा। उसकी दूसरी लड़की की शादी है, उसकी दूसरी लड़की की शादी है। कौन सी लड़की, पहली की नहीं, दूसरी, किसकी, दूसरी लड़की की शादी है, तो संख्या है यहाँ पे। अगर पहली लिखी होती पहली लड़की की शादी है तो भी यहाँ संख्यावाचक विशेषण बन जाता। दूसरी लिखी है, चौथी हो, तीसरी हो, कुछ भी लिखा हो तो भी यह क्या बन जाता, संख्यावाचक विशेषण बन जाता। देश का हर एक बालक वीर है। अब यहाँ पे आप गलती कर सकते हैं, अगर ऐसा वाक्य हो आपके क्वेश्चन पेपर में और आपसे पूछा जाए किस प्रकार का विशेषण है, अगर आपने थोड़ा सा भी कम ध्यान दिया तो गलत कर जाओगे। देखिए यहाँ पे हर एक मतलब प्रत्येक या हर एक, तो यहाँ पे एक शब्द आ रहा है ना, प्रत्येक की बात की जाए, हर एक की बात की जा रही है, तो हर एक बालक क्या है, वीर है। तो यहाँ भी क्या बन जाएगा, संख्यावाचक विशेषण बन जाएगा। यहाँ भी क्या बन जाएगा, संख्यावाचक विशेषण बन जाएगा। समझ में आ गया संख्यावाचक विशेषण। अब देखिए संख्यावाचक विशेषण के प्रकार, 2 प्रकार के संख्यावाचक विशेषण होते हैं। एक होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, जिसमें ए नहीं कि 99% बिल्कुल 100% की बात होती है। यहाँ पे किसकी बात होती है, 100% की बात होती है। जैसे कि 1, 5, 7, 12, 30 बिल्कुल 100% की बात हो रही है। अनिश्चित वाचक विशेषण, जिसमें निश्चितता ना हो, यहाँ संख्या तो है, अनिश्चित संख्यावाचक, देखिए यहाँ पे संख्या शब्द तो है, अर्थात संख्या तो है मगर उसकी कोई निश्चितता नहीं है, इसलिए ये किस कैटेगरी में आ जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक कैटेगरी में आ जाएगा। जैसे कि कई, अनेक, सब, बहुत। अब देखिए शब्दों को समझिए, अगर किसी वाक्य में आए कई, कई क्या है, एक से अधिक है। अगर यहाँ एक लिखा होता तो सीधा कहा जाता निश्चित संख्यावाचक में, मतलब निश्चितता आ जाती। एक बिल्कुल निश्चित है, ना एक से कम है ना ज्यादा है, एक है, 100% एक है, श्योरिटी के साथ कह सकते कि एक है। मगर
कई शब्द लिखा है, मतलब ये श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि ये 10 है, 20 है, 30 है, 50 है, 100 है, 1000 है ना, कई है, एक से अधिक है मगर कई है, कितना है ये नहीं पता हमें, कई है। ठीक, तो ये किस में आ जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में आ जाएगा। आगे है अनेक, अनेक ये भी एक से अधिक है, अगर एक होता तो ये निश्चित संख्यावाचक में आ जाता, अनेक है तो बहुत सारे, है तो यहाँ पे बहुत सारे मगर कितने हैं गिनती नहीं पता। अगर निश्चित गिनती यहाँ पे लिखा होता 50 100 तो ये निश्चित संख्यावाचक में आ जाता, मगर यहाँ पे अनेक लिखे हैं मतलब कितने हैं नहीं पता, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक, मतलब संख्या तो है, संख्या तो है, कितनी संख्या में है, कितनी मात्रा में है, कितने लोग हैं, कितने हैं नहीं पता, तो क्या आ जाएगा, अनिश्चित में आ जाएगा। सब, देखिए सब में भी क्या है, कोई निश्चितता नहीं है, सब के भीतर कितने भी हो सकते हैं, तो ये भी अनिश्चित है। बहुत, बहुत शब्द में भी बहुत आ जाता है, बहुत कितना, आज क्या था, शादी था, वहां पे बहुत लोग आए थे, ठीक है, तो बहुत में कितने, 50 लोग, 100 लोग, 200 लोग, 500 लोग, कुछ भी हो सकता है। तो बहुत शब्द से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी निश्चित संख्या पे नहीं पहुंच सकते कि हाँ इतने ही थे, फिक्स इतने ही थे ना। बहुत शब्द से इतना जान सकते कि बहुत सारे लोग थे मगर कितने थे ये नहीं पता। आज हम मेला देखने गए थे, वहां पे अनेक मिठाइयों की दुकान थी। अब अनेक, अनेक में मतलब एक से तो बहुत अधिक, मगर कितने नहीं पता। तो जिसमें निश्चितता नहीं है, जिसमें निश्चितता नहीं है, जिस ऐसे वाक्य में अनेक शब्द जोड़ दो तो निश्चितता नहीं, कितने भी दुकान हो सकते हैं मिठाई के, ठीक है। हम क्या किए, मेले में गए और कई खिलौना खरीदे। अब कई खिलौना का क्या अर्थ समझोगे आप, कोई निश्चित संख्या हमने बताया कि 1 खरीदा, 2 खरीदा, 5, 10, 15 नहीं बताया ना, तो आप किसी निश्चित संख्या पे पहुंच सकते हो कि हाँ इतने ही खिलौने खरीदे होंगे। अनिश्चितता है ना इस वाक्य में कि कई खिलौना, कितने भी खिलौने हो सकता है 2 खरीदा, हो सकता है 5 खरीदा, हो सकता है 10 खरीदा, कुछ भी हो सकता है, हम बस आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे शब्द जिससे कोई निश्चित संख्या पर हम नहीं पहुंच सकते, निश्चित मात्रा पे नहीं पहुंच सकते, उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है। और निश्चित संख्यावाचक में आप देख ही सकते हैं, बिल्कुल निश्चित संख्या लिखी है, 1 तो 1 ही है, या 2 नहीं हो सकता, 5 तो 5 ही होगा। अगर लिखा है कि मेरे पास 5 रुपए हैं, तो 5 रुपए का 5 ही रुपए है ना, उसमें 6 तो नहीं हो सकता, 7 तो नहीं हो सकता, चाहे आप 10 बार गिनो, 50 बार गिनो, 5 का 5 ही रहेगा। 7 शब्द, 8 या 12 या 13, 30, 50 कुछ भी। तो इस प्रकार के वाक्य जिसमें बिल्कुल निश्चित संख्या लिखी है, जिसमें कुछ भी कम या ज्यादा नहीं किया जा सकता, वो निश्चित वाचक विशेषण है। और जिसमें अनिश्चितता है, जैसे इस प्रकार के शब्द आएंगे, कई, अनेक, सब या बहुत, ये क्या बन जाएंगे, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण पड़ जाएंगे। देखिए जो बड़े बच्चे हैं, जो बड़े पेपर की तैयारी कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि इतना डिटेल में समझाने की क्या जरूरत है, इतना टाइम वेस्ट करने की क्या जरूरत है। तो देखिए आप इसे ना फास्ट मोड में करके भी, 2x में करके भी सुन सकते हैं। लेकिन जो छोटे क्लास के बच्चे, 9, 10 के बच्चे पढ़ते हैं, 5th क्लास के बच्चे पढ़ते हैं, 12th के बच्चे पढ़ते हैं, उनको थोड़ा सा ज्यादा टाइम चाहिए होता है समझने के लिए, इसलिए मैं इतना डिटेल में यहाँ पे समझा रही हूँ, क्योंकि उनके सब्जेक्ट में भी ये विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम सब कुछ होता है। तो मैं सबको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, नहीं तो मैं एक बार एक लाइन को पढ़ती और आगे बढ़ जाती, मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगता पढ़ाने में। लेकिन इतना एक एक चीज को मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ ताकि जो अगर छोटे बच्चे देख रहे हैं, जो मिडिल में या हाई में पढ़ रहे हैं, उनको थोड़ा सा टाइम लगता है चीजों को समझने में, ठीक है। और कुछ नहीं, अगर आपका टाइम वेस्ट हो रहा है तो आप 2x में करके देख लें। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के 6 भेद होते हैं, ठीक है। संख्यावाचक विशेषण हमने देखा, संख्यावाचक विशेषण देखा। अब संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद देखे हमने, निश्चित संख्या और अनिश्चित संख्या। अब जो पहला वाला पॉइंट है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, इसके भी भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से देख लेते हैं। बिल्कुल सरल है, बिल्कुल आसान, इतना नहीं डरना है कि बाप रे इसके भी भेद होते, इसके भी भेद होते, कितने भेद होते, कितने पढ़े हम, कितना याद रखे ना। बिल्कुल सरल है, बिल्कुल आसान है। एक बार आप बस सुन लीजिए ध्यान से, सच बता रही हूँ, आपको एक ही बार में याद हो जाएगा। सिर्फ एक बार आप सुन लीजिए। ऐसा नहीं है कि 6 भेद है तो कितना पढ़ना पड़ेगा, कितना याद रखना पड़ेगा, बाप रे इतना लेंथी है, नहीं है कुछ, बिल्कुल आसान है।
देख लीजिए, निश्चित संख्या वाचक में क्या है, 6 भेद है। पहला भेद क्या हो जाएगा, पूर्णांक बोधक। पूर्णांक बोधक शब्द में क्या समझते हैं आप, इस शब्द से क्या समझते हैं ये बताइए। पूर्णांक मतलब अंक जो पूरा हो उसे पूर्णांक कहा जाता है। ऐसा अंक जो पूरा पूरा लिखा हो उसे पूर्णांक कहते हैं। तो ऐसे शब्द जब किसी वाक्य में हो जो पूरा पूरा लिखा हो तो उसे पूर्णांक विशेषण कहेंगे, पूर्णांक बोधक विशेषण। ठीक है, तो जैसे 1 पूर्ण अंक है, आधा नहीं है। 10 ये भी पूर्ण अंक है। 100, 1000, लाख ये सब क्या है, पूर्ण अंक है। तो खाली ये 4 या 5 नहीं है, ये तो बस एक उदाहरण है। कोई भी अंक जो पूरा लिखा है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, जितना जितना भी अंक है जो पूरा पूरा लिखा है, 100, 50, 1000, 2000, 30,000, 40,000। ठीक है, तो जितने भी शब्द पूर्ण पूर्ण लिखा है उसे पूर्णांक बोधक कहेंगे। जैसे एक लड़का स्कूल जा रहा है, अब इस शब्द में देखिए, एक लड़का, किसकी बात हो रही है, एक लड़के। एक पूर्ण अंक लिखा हुआ है, आधा नहीं लिखा। यहाँ पे अगर ऐसा लिखा होता है आधा लड़का स्कूल जा रहा है, अब आधा लड़का स्कूल जा सकता है, या 1.5 लड़का स्कूल जा रहा है, या 2.5 लड़का स्कूल जा रहा है, बताइए 2.5 लड़का स्कूल जा सकता है। तो क्या है, जैसे 1.5, 2.5 पूर्ण अंक नहीं है, अपूर्ण है। लेकिन एक जो शब्द है पूर्ण है। जैसे मेरे पास 1 रुपए है, तो एक जो शब्द है पूरा है, लेकिन मैं बताऊं मेरे पास 1.5 रुपए है, 1 रुपए और 50 पैसे, तो वो क्या है, अपूर्ण संख्या है ना। एक तो पूरा है लेकिन आधा 50 जो है वो पैसे में है, पूरा नहीं है। आप समझ रहे हो। तो एक लड़का स्कूल जा रहा है, मतलब एक शब्द है इस वाक्य में, एक क्या है, पूर्ण अंक का बोध कराता है हमें, तो ये वाक्य बन जाएगा पूर्णांक बोधक। 25 रुपए दीजिए, 25 रुपए दीजिए। तो ये जो 25 है ये क्या है, किस प्रकार का अंक है, 25, 25 किस प्रकार का अंक है, पूर्ण अंक है। पूर्ण अंक है ना कि अपूर्ण है। अगर यहाँ पे लिखा होता है 25.5 रुपए दीजिए, 25 रुपए 50 पैसे, तो अंक क्या होता, पूर्ण होता ना, पूर्ण नहीं होता ना, अपूर्ण होता ना। तो ये पूर्ण अंक है, तो ये क्या बन जाएगा, पूर्णांक बोधक विशेषण। कल मेरे यहाँ 2 मित्र आया, 2 शब्द क्या है, पूर्ण अंक है, निश्चित है, 2 मित्र पूर्ण अंक है, तो ये क्या बन जाएगा, पूर्णांक बन जाएगा। 4 आम लाओ, 4 शब्द भी पूरा पूरा है तो पूर्णांक बन जाएगा। अब जैसे ही हम इसके ऑपोजिट वाले को पढ़ेंगे, अपूर्णांक को पढ़ेंगे, तो ये आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हम देख लेते हैं अपूर्णांक को। अपूर्णांक का क्या अर्थ होता है, ऐसा अंक जो पूरा पूरा ना हो। देखिए यहाँ पे 6 भेद बताया गया ना, तो पहला भेद हमने पढ़ लिया, पूर्णांक बोधक विशेषण। अब हम दूसरा भेद पढ़ रहे हैं, अपूर्णांक बोधक विशेषण। क्या पढ़ रहे हैं, अपूर्णांक बोधक विशेषण। ऐसा शब्द जिसे पढ़ने से अपूर्णता का बोध हो, वो अपूर्ण बोधक विशेषण बन जाएगा। है ना आसान। ठीक है, जैसे पौना, पौना शब्द, सवा शब्द, 1.5 शब्द, 2.5 शब्द, ये क्या है, अपूर्णांक है, पूर्ण नहीं है। अब देखिए 2.5 लिखा है, 2.5 क्या है, पूरा है, 2 से ज्यादा है लेकिन 3 से कम है। 2.5, मेरे जेब में 2.5 रुपए है, 2.5 कैसा शब्द है, 2 से ज्यादा है लेकिन 3 से कम है, तो 2.5 क्या है, अपूर्ण संख्या है, तो ये क्या बन जाएगा, अपूर्णांक बन जाएगा। पापा ने मुझे 125 रुपए दिए, पापा ने मुझे कितने रुपए दिए, 125 रुपए दिए। अब एक बात मैं आपको यहाँ पे बता दूं, मेरा भी ये वीक है, पौना सवा ये मुझे भी समझ नहीं आता, तो मैं ये नहीं बता सकती कि सवा जो है 100 से कम है या ज्यादा है, लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है ना, तो ये क्या बन जाएगा, अपूर्णांक बन जाएगा। दूधिया ने मुझे 1.5 ग्राम दूध कम दिए, 1.5 ग्राम, कितना, 1.5, अगर 1 होता तो ये पूर्णांक बन जाता, कि 1 ग्राम कम दे तो पूर्णांक। 1.5, 1 और आधा, अपूर्णांक है ये। 1 अंक तो पूरा है, लेकिन दूसरा जो 50 ग्राम 50 वाला है वो क्या है, 50 मिलीग्राम, वो क्या है, अपूर्णांक है। तो दूधिया ने मुझे 1.5 ग्राम दूध कम दिया, 1 ग्राम कम देता तो ये पूर्णांक बन जाता, मगर 1.5 है, तो जहां पे पौना शब्द, सवा शब्द, 1.5, 2.5 है ना, ऐसे शब्द आएंगे तो वो अपूर्णांक बन जाएगा। अर्थात वहां अंक जो पूरा पूरा ना हो, वहां अंक जो पूरा पूरा ना लिखा हो, वो अपूर्णांक कहलाता है। तो 2 पॉइंट समझ में आ गए होंगे आप लोगों को, पूर्णांक और अपूर्णांक। बचे कितने, 4, उन्हें भी समझ लेते हैं।
क्रमवाचक विशेषण। देखिए कितना आसान है, क्रमवाचक विशेषण इसी लाइन में सब कुछ है। ऐसा विशेषण जो क्रम में लिखा हुआ है क्रमवाचक विशेषण है। सिंपल, एक ही लाइन में समझ में आ गया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इसमें से कौन सा क्रमवाचक विशेषण है, तो सबसे पहले तब क्वेश्चन करके समझ जाओगे कि क्रमवाचक का अर्थ क्या होता है। ऐसा शब्द जो बिल्कुल क्रम में लिखा है वो क्रमवाचक है। देख लीजिए, दूसरा, चौथा, 11वां, 50वां। अब हम उदाहरण देख लें। पहला लड़का यहाँ आए, क्रम से बुलाया जा रहा है ना। मान लीजिए यहाँ पे एक पंक्ति है और इस पंक्ति में कुछ बच्चे खड़े हैं जिसमें से टीचर बुला रहा है कि पहला बच्चा यहाँ आए। तो टीचर क्या कर रहा है, बिल्कुल पॉइंट करके बोल रहा है कि यहाँ पे जो पहले जो बच्चा खड़ा है वो यहाँ है, वो दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे, 10वें नंबर वाले बच्चे को नहीं बुला रहा है, क्रम से बुलाया ना उसने, पहले बच्चे को बुलाया। तो ये क्या है, क्रमवाचक है। दूसरा लड़का यहाँ वहां बैठे। अब देखिए दूसरा, अब यहाँ पे पहले बच्चे को नहीं बोला जा रहा है, दूसरा बच्चा, बिल्कुल टारगेट करके पॉइंट करके बोला जा रहा है कि यहाँ पे दूसरे नंबर पे जो बच्चा है, पहले तो गिनती होती है क्रमवाचक में, टीचर ने गिनती की, बताया, फिर दूसरे नंबर पे जो बच्चा है वहां बैठे तो उसे यहाँ बैठना है। तो बाकी के बच्चे नहीं बैठेंगे, यहाँ पे कौन बैठेगा, सिर्फ दूसरा नंबर वाला बच्चा। तो ये क्रमवाचक हो गया ना। अगर टीचर बोलता या कोई बोलता कि तीसरे या चौथा या 5वें नंबर वाला व्यक्ति यहाँ आए, तो ये जो है 5वें नंबर पे खड़ा है वो आता, यहाँ जो 5वें नंबर पे खड़ा है वो आता। तो यहाँ की क्या है, इस शब्द को समझ सकते हैं आप कि दूसरा लड़का वहां बैठे, अर्थात क्रम से बात हो रही है, बिल्कुल एक क्रम है ना, रूल से हो रहा है, सब कुछ नियम से हो रहा है, क्रम से हो रहा है। राम कक्षा में प्रथम आया। अब प्रथम कैसे आया, वो टीचर ने ऐसे ही बोल दिया कि प्रथम आया, नहीं, सबका पेपर जांच हुआ, सबका परसेंटेज देखा गया, किसको कितना परसेंटेज मिला, उसके बाद उन्होंने देखा कि सबसे ज्यादा अंक किसी का है, तो ये प्रथम हुआ। तो ये क्रम से हुआ ना, पहले कोई बच्चा फर्स्ट आता है, फिर सेकंड आता है, तो फिर थर्ड आता है, फिर फोर्थ आता है, तो क्रम से होता है ना, ये भी एक क्रम है। तो ये प्रथम आया, तो मतलब क्रमवाचक विशेषण हुआ। श्याम द्वितीय श्रेणी से पास हुआ। कैसे पास हुआ, द्वितीय श्रेणी, द्वितीय श्रेणी से पास हुआ, ये भी क्रमवाचक है। प्रथम श्रेणी से कोई और पास होगा, फिर ये द्वितीय श्रेणी से पास हुआ, तृतीय श्रेणी में कोई और बच्चा, चतुर्थ श्रेणी में कोई और बच्चा पास हुआ, तो ये भी क्रमवाचक है। क्रमवाचक हुआ ना, क्रम की बात हो रही है ना यहाँ पे, ठीक। तो समझ में आ गया आपको। अब हम चलते हैं चौथे नंबर पे। चौथे नंबर पे है आवृत्तिवाचक विशेषण। आवृत्ति, इस शब्द से आप क्या समझते हैं, आवृत्ति शब्द से क्या समझते हैं, ये बताइए। आवृत्तिवाचक विशेषण, आवृत्तिवाचक विशेषण ज्यादा ओवरलोड तो नहीं हो रहा है, ऐसा तो नहीं कि बहुत ज्यादा पढ़ा लिया, बहुत हार्ड है ना, बहुत सरल है, बहुत सरल है। हाँ थोड़ा सा लेंदी है, मगर ये नहीं कि बहुत हार्ड है, बहुत सरल है। देखिए आवृत्तिवाचक विशेषण, आवृत्ति का अर्थ होता है बार बार होना। पुनः आवृत्ति भी शब्द आपने सुना होगा, पुनः आवृत्ति, बार बार होना। तो आवृत्तिवाचक विशेषण ऐसे शब्द, वाक्य में ऐसे शब्द आपको मिलेंगे जो एक से अधिक बार आया है। अब देखते हैं, दुगना, दुगना, तिगुना, 10 गुना, ये किस प्रकार के शब्द है। देखिए समझने के लिए मैंने ये लिख लिया। दुगुना का अर्थ होता है 2 गुना 2, ठीक, 2 इंटू 2, 2 गुना, ये बन गया ना। तो आवृत्ति हुआ कि नहीं 2 का, यहाँ पे 2 का आवृत्ति हुआ कि नहीं, 3 गुना, 3 गुना। तो यहाँ पे गुना लगा के और 3 होना चाहिए था, तो यहाँ पे मैंने 2 ही लिखा। तो 3 इंटू 3 या फिर 3 गुना 3, है ना, 3 की आवृत्ति बार बार हो रही है ना यहाँ पे, 10 गुना। तो 10 कितने बार आएगा, 10 बार। तो यहाँ पे मैंने समझाने के लिए सिर्फ 2 बार लिखा है, 10 गुना, मतलब 10 कितना बार आएगा, 10 बार, अर्थात 10 की आवृत्ति बार बार हुई, 10 बार बार आ रहा है। तो जिस भी वाक्य में ऐसा शब्द हो 2 गुना, 3 गुना, 10 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना, ठीक है, कुछ भी गुना वाला शब्द होना चाहिए, बस वो क्या बन जाएगा, आवृत्तिवाचक बन जाएगा। जैसे मोहन तुमसे 2 गुना काम करता है, आया ना 2 गुना शब्द, अर्थात डबल काम करता है। जैसे मोहन तुमसे दुगना काम करता है, तो 2 गुना 2 होगा, ये वाला यहाँ पे रूल लग गया, तो डबल काम कर रहा है, तो आवृत्ति हुआ ना 2 का, यहाँ पे
आवृत्ति हुआ इस वाक्य में 2 गुना, तो ये आवृत्तिवाचक। गोपाल तुमसे 2 गुना मोटा है, यहाँ भी 2 गुना शब्द आया, यहाँ पे भी 2 का आवृत्ति हुआ। अगर यहाँ पे लिखा रहता है गोपाल तुमसे 20 गुना मोटा है, तो 20 गुना अर्थात 20 का गुना 20 बार, तो 20 की आवृत्ति बार बार हो रही है ना वाक्य में, तो क्या बन जाएगा? आवृत्तिवाचक बन जाएगा, है ना? आसान, समझ में आ गया आवृत्तिवाचक। आगे बढ़ते हैं, समूहवाचक विशेषण। समूहवाचक विशेषण में क्या होता है? शब्द से समझ में आ रहा है, समूह की बात होगी, किसी समूह की बात होगी ना, तभी तो समूहवाचक विशेषण नाम है इसका। तो अगर पेपर में पूछा जाए समूहवाचक विशेषण बताइए इसमें से कौन है, तो बिल्कुल आसान, जैसे कि तीनों, खाली 3 की बात नहीं हो रही है। एक मिनट। देखिए यहाँ पे खाली 3 की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे तीनों की बात हो रही है। मगर यहाँ पे मान लीजिए कोई 3 लोग बैठे हैं, यहाँ पे मान लीजिए कोई 3 लोग बैठे हैं, तो तीनों की बात हो रही, ठीक है। तुम तीनों को जाना पड़ेगा, तो समूह की बात हो रही है, अर्थात समूह में आज जो 3 लोग बैठे हैं तीनों को जाना पड़ेगा, तो तीनों समूह में थे ना। इसमें से ये तो नहीं बोल रहा कि जो दूसरे नंबर पे बैठा है वो चला जाए, या तुम तीनों में से कोई एक चले जाओ, तो ये समूहवाचक नहीं होगा। तीनों में से कोई एक चले जाओ ऐसा वाक्य होगा तो समूहवाचक नहीं होगा। यहाँ पे बोला जा रहा है तुम तीनों को जाना पड़ेगा, सबकी बात हो रही, जितने भी लोग यहाँ पे हैं, यहाँ पे 3 लोग हैं, तीनों की बात हो रही है, तो समूहवाचक इस समूह को जाने के लिए बोला जा रहा है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? पांचों, यहाँ से 5 शब्द 8 शब्द। अब वाक्य देखते हैं, यहाँ से चारों चले जाओ, यहाँ से चारों चले जाओ। अब मान लीजिए यहाँ पे 4 लोग हैं, ठीक है, यहाँ पे 4 लोग हैं, चाहे वो बैठे हैं, खड़े हैं, डांस कर रहे, गाना गा रहे, कुछ भी कर रहे, लेकिन किसी ने कहा तुम चारों चले जाओ, मतलब इस समूह को यहाँ से जाने के लिए बोला जा रहा है, इस समूह को यहाँ से जाने के लिए बोला जा रहा है, तो समूहवाचक हुआ। ऐसे तो नहीं बोला गया ना वाक्य में कि तुम तीनों में से या तुम चारों में से कोई 2 लोग यहाँ से चले जाओ, नहीं बोला गया, तुम चारों चले जाओ, पूरे समूह को जाने बोल रहे। देखिए वाक्य ऐसे ही होता है, वाक्य को समझो, पहले आप इसको समझ लोगे तो बिल्कुल आसान है। चारों चले जाओ मतलब समूह की बात हो रही है, समूहवाचक हो गया, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से चारों, 5 8 10 कुछ भी हो सकता है, चले जाओ या बैठो या यहाँ आओ या यहाँ जाओ, कुछ भी बोल सकता है वाक्य, मगर नो की मात्रा होगी। तीनों, 5 8 मतलब कोई समूह है, उन सब के बारे में बात होगा, उन सब के बारे में बात होगा, ठीक। तो उसे बोला जाएगा समूहवाचक संख्या विशेषण, सॉरी समूहवाचक विशेषण, ठीक। प्रत्येक बोधक विशेषण 6वां नंबर और आखिरी नंबर है प्रत्येक बोधक विशेषण। अब प्रत्येक बोधक विशेषण किस प्रकार से समझेंगे आप? देखिए जिस वाक्य में प्रत्येक की बात हो रही है, हर एक की बात हो रही है, वो प्रत्येक बोधक विशेषण होगा। जैसे कि प्रति, प्रति शब्द किसे डिनोट करता है, किसे प्रदर्शित करता है? प्रत्येक को प्रदर्शित करता है, प्रति एक को प्रदर्शित करता है, अलग अलग सबको प्रदर्शित करता है ना। क्या प्रत्येक को यहाँ पे प्रसाद मिला है, या कक्षा में क्या प्रत्येक को उत्तर पुस्तिका मिला है ना। इस प्रकार से तो प्रति एक की, हर एक व्यक्ति की बात होती है। प्रत्येक शब्द है ही हर एक क्या बात होता है, एक एक, तो ये सारे शब्द क्या है, प्रत्येक, हर एक सिंगल पर्सन की बात होती है, ठीक। तो प्रत्येक बोधक विशेषण होता है। जैसे कि प्रत्येक को प्रसाद मिला, प्रत्येक को प्रसाद मिला, तो हर एक व्यक्ति की, मान लीजिए यहाँ पे 500 लोग है या 5000 लोग है, तो सभी एक, हर एक सिंगल पर्सन की बात हो रही है कि प्रत्येक को प्रसाद मिला, तो प्रत्येक बोधक बन जाएगा। एक एक व्यक्ति पानी में डूब गया, ठीक है, एक एक व्यक्ति पानी में डूब गया। मान लीजिए कोई बड़ा जहाज था, उसमें कुछ 200-400 लोग रहे होंगे और जहाज डूब गया, एक उदाहरण दे रही हूँ, जहाज डूब गया और खबर आया, न्यूज आया कि एक एक व्यक्ति पानी में डूब गया, मतलब हर एक सिंगल पर्सन की बात हो रही है, हर एक सिंगल पर्सन की बात हो रही है, ठीक। तो क्या बन जाएगा, प्रत्येक बोधक विशेषण बन जाएगा। तो 6 प्रकार आपको समझ में आ गया। अब आगे देख लेते हैं परिणामवाचक, सॉरी अनिश्चित वाचक, थोड़ा सा बच्चा है। तो अनिश्चित वाचक
को हम देखिए पहले ही पढ़ चुके हैं, जिसमें कोई संख्या नहीं दिया होगा, लेकिन इस प्रकार से शब्द होंगे सारे, सारे आम सड़ गए। तो जो सारे शब्द है इसका मतलब क्या, यहाँ पे एक से अधिक आम है, लेकिन कितने हैं हमें नहीं पता, तो सारे आम सड़ गए। पुस्तकालय में असंख्य पुस्तकें है, तो जो असंख्य पुस्तकें है, ये जो असंख्य शब्द है इससे आप क्या समझते हो, बहुत सारे है, एक से अधिक है, पता नहीं कितने हैं मगर है बहुत सारे। अनिश्चित संख्यावाचक है ना, संख्या तो है वहां पे मगर संख्या में कितना है ये नहीं पता। लंका में अनेक महल जल गए, लंका में अनेक महल जल गए, और उसकी एक संख्या तो है महलों की, मगर वो संख्या में कितने हैं ये नहीं पता हमें, संख्या में कितने हैं ये नहीं पता हमें, लेकिन संख्या तो है वहां पे, अंक तो है, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक बन जाएगा। सुनामी में बहुत सारे लोग मारे गए, सुनामी में बहुत सारे लोग मारे गए। अब देखिए लोगों की मरने की एक संख्या तो होगी कि 10 लोग मारे गए, 50 लोग मारे गए, 60, 70, 80 या 100 लोग मारे गए, पता नहीं कितने लोग मारे गए, एक निश्चित संख्या है लेकिन हमें नहीं पता कितना है। तो क्या शब्द आएगा उसके लिए, बहुत। और इस शब्द को देख के हमें क्या समझना है कि अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। ठीक, तो आगे हम देख लेते हैं। निश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत आने वाले पूर्णांक बोधक विशेषण के पहले लगभग या करीब बाद में एक या और प्रत्यय लगता है। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो सकता है, जैसे लगभग 50 लोग हैं, लगभग 50 लोग हैं, तो ये क्या बन जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण बन जाएगा, क्योंकि संख्या की निश्चितता नहीं है, लगभग शब्द लगा है ना, लगभग शब्द लगा है, तो क्या बन जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक। करीब 20 रुपए चाहिए, निश्चितता नहीं है, करीब 20 रुपए चाहिए। सैकड़ों लोग मारे गए, कोई निश्चितता नहीं है, तो अनिश्चित संख्यावाचक में इस प्रकार के शब्द भी आ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए परिणाम वाचक विशेषण। परिमाणवाचक हम पहले बात कर चुके, थोड़ा सा इसके बारे में। परिमाण जिसमें नाप तोल की बात हो वो परिमाणवाचक में आ जाएगा। जैसे जिस विशेषण से किसी वस्तु की नाप तोल का बोध होता हो उसे परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। जैसे मुझे 2 मीटर कपड़ा चाहिए, नाप तोल की बात हो रही है, संख्या की बात तो नहीं हो रही है, नाप तोल है ना। यहाँ पे दुकान में जाओगे, आप बोलोगे मुझे कपड़ा चाहिए, तो कितना कपड़ा चाहिए, 2 मीटर कपड़ा चाहिए, तो परिमाण की बात है, परिमाण बता रहे हो। उसे 1 किलो चीनी चाहिए, चीनी चाहिए उसे, लेकिन कितना चाहिए, 1 किलो चाहिए। देखिए यहाँ पे एक शब्द तो है, साथ में किलो भी लिखा है, तो एक परिमाण है ये, तो ये भी ध्यान रखना है। परिमाणवाचक में क्या है, एक परिमाण दिया जाता है, नाप तोल का एक संख्या दिया जाता है, उसे 1 किलो चीनी चाहिए, तो 1 किलो चीनी, 1 किलो शब्द क्या है, परिमाणवाचक। तो संख्या वाक्य जब आप देखोगे, सेंटेंस जब आप देखोगे, तो इस प्रकार का शब्द देख के आपको समझना पड़ेगा कि ये परिमाणवाचक विशेषण है। बीमार को थोड़ा पानी देना चाहिए, बीमार को थोड़ा पानी देना चाहिए। थोड़ा पानी यहाँ पे क्या है, एक परिमाण है। अगर डॉक्टर बोल रहा है कि बीमार को थोड़ा पानी देना चाहिए, घर का कोई सदस्य बोल रहा है कि बीमार को थोड़ा पानी देना चाहिए, तो इस वाक्य में थोड़ा पानी का एक परिमाण है, पानी देना चाहिए, थोड़ा पानी देना चाहिए, परिमाण है ना, थोड़े की बात हो रही है यहाँ पे। उपयुक्त वाक्यों में 2 मीटर, 1 किलो या थोड़ा पानी शब्द परिमाण बोधक विशेषण है। ठीक, आसान है ना, बिल्कुल। थोड़ा सा लेंदी है, बिल्कुल आसान बहुत है। परिमाण बोधक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, घबराना नहीं है, बहुत सरल है। परिमाणवाचक तो कैसा होता है, निश्चित परिमाण बोधक, तो निश्चित में क्या होगा, एक निश्चित संख्या होगी। जैसे 2 सेर गेहूं, सेर का मतलब किलो होता है, तो 2 किलो गेहूं निश्चित परिमाण है। 5 मीटर कपड़ा निश्चित परिमाण है। 1 लीटर दूध निश्चित परिमाण बताया गया कि 1 लीटर ही दूध चाहिए, 5 मीटर ही कपड़ा चाहिए, 2 किलो ही हमें क्या चाहिए, गेहूं चाहिए, तो निश्चित परिमाण है। अब अनिश्चित परिमाण में क्या होता है, आप समझ तो गए होंगे। अनिश्चित संख्यावाचक की तरह होता है, जैसे थोड़ा पानी, थोड़ा पानी, अधिक काम, कुछ परिश्रम, अनिश्चित परिमाण है। थोड़ा पानी परिमाण में बताएगा ना, पानी कितना चाहिए, थोड़ा चाहिए, ये नहीं बताएगा 1 लीटर पानी चाहिए, 2 लीटर पानी चाहिए, 1 गिलास पानी चाहिए ना, थोड़ा पानी, तो अनिश्चित परिमाण बताया गया। अधिक काम, काम तो है मगर अधिक मात्रा में है, कितना है, अधिक मात्रा में। ठीक, तो ये परिमाणवाचक। कुछ परिश्रम, परिश्रम कितना, कुछ, तो
क्या है, निश्चितता नहीं है परिश्रम की, तो परिमाणवाचक है, लेकिन कैसा परिमाणवाचक है, अनिश्चित परिमाणवाचक है। ठीक, परिमाण बोधक विशेषण अधिकतर भाववाचक, द्रव्यवाचक या समूहवाचक संज्ञाओं के साथ आते हैं। ये पॉइंट मेन है, इसको याद रखना है कि जो परिमाण बोधक जो विशेषण है वो किसके साथ आते हैं, अधिकतर भाववाचक, किसी भावना वाले शब्द के साथ आएगा, या किसी द्रव्यवाचक शब्द के साथ आएगा, या किसी समूहवाचक शब्द के साथ आएगा, तो क्या होगा, परिमाणवाचक विशेषण होगा। ठीक, और ये सारे शब्द कहाँ पे है, संज्ञा सर्वनाम संज्ञा में है, तो आप उसे पढ़ लीजिए, संज्ञा को अच्छे से पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है। सार्वनामिक विशेषण, अब हम देखते हैं सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं, जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आए तब वह विशेषण शब्द की तरह संज्ञा की विशेषता बताए उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। क्या होता है, जब कोई सर्वनाम, सर्वनाम शब्द कौन कौन से होते हैं, यहाँ, वह, हम, तुम, आप, मैं, तू, उसे, उसने, उसका, ये सारे क्या है, सर्वनाम है। तो जो सर्वनाम शब्द है वो क्या होता है, संज्ञा के पहले आता है वाक्य में। आदमी क्या है, संज्ञा है, इसके पहले वह शब्द लगा है, तो ये सार्वनामिक विशेषण है। ठीक, बिल्कुल आसान है। कौन, कौन शब्द क्या है, सर्वनामिक शब्द है, सर्वनाम में आता है ना कौन शब्द, हम पढ़े हैं सर्वनाम। तो उसके बाद छात्र, छात्र क्या है, संज्ञा है, तो सर्वनाम पहले आया वाक्य में और जो सर्वनाम के बाद में क्या आया, संज्ञा आया है, तो इसे क्या कहेंगे, सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। ठीक, उपयुक्त वाक्य में वह शब्द और कौन शब्द सार्वनामिक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण आपको समझ में आ गया कि किसी भी वाक्य में, किसी भी सेंटेंस में जब सर्वनाम क्या होता है, संज्ञा से पहले आ जाता है, सर्वनाम क्या हो जाता है, वाक्य में शब्द, सर्वनाम के जो शब्द है वो संज्ञा वाले शब्द से पहले लगे होते हैं वाक्य में, तो क्या बन जाता है, सार्वनामिक विशेषण बन जाते हैं। बस इतना छोटा सा नियम है, आपको याद रखना है। और सर्वनामिक शब्द कौन कौन से है, तो आपको सर्वनाम पढ़ने से पता चलेगा, और सर्वनाम हमने पढ़ा हुआ है इसके पहले वाले वीडियो में। ठीक है, इसलिए मैंने बोला था कि जब तक आप संज्ञा सर्वनाम नहीं पढ़ेंगे आपको विशेषण पढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा। पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनामों को छोड़ बाकी सभी सर्वनाम संज्ञा के बाद प्रयुक्त होते हैं, प्रयुक्त होकर सर्वनामिक विशेषण बनाते हैं। किसको किसको छोड़कर, पुरुषवाचक और निजवाचक। ठीक है, तो इतना डिटेल में नहीं आएगा, तो ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप फिर भी पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, ये वाला स्लाइड बहुत ज्यादा डिटेल में मैंने लिख दिया यहाँ पे। आगे है परिमाणवाचक और संख्यावाचक विशेषण में अंतर। परिमाणवाचक और संख्या, परिमाण और संख्या में क्या अंतर है, हमने 2 पॉइंट पढ़ा ना, परिमाणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण दोनों में क्या अंतर है। परिमाण में क्या होता है, नापतोल की बात होती है, नापतोल की बात होती है ना। संख्या में क्या होता है, सिर्फ संख्या लिखा होता है, गिनती वाले संख्या लिखे होते हैं, है ना। ठीक है, तो देख लेते हैं जिन वाक्यों में नापतोल की जा सके उसके वाचक शब्द परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कुछ दूध, देखिए ये जो उदाहरण है थोड़ा सा मुझे सही नहीं लगा, कुछ दूध नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे 1 लीटर दूध या 2 लीटर दूध ऐसा होना चाहिए था। जैसे मान लीजिए 1 लीटर दूध लाओ, इसमें कुछ शब्द तोल के लिए आया है, या फिर अगर यहाँ लिखा होता 1 लीटर दूध लाओ, तो 1 लीटर क्या हो जाता, तोल के लिए आ जाता, नापने के लिए आ जाता, तो यहाँ क्या हो जाता, परिमाणवाचक। तो चलिए जो भी कुछ शब्द लिखा है तो हम इसी से समझते हैं, कुछ दूध लाओ तो कुछ शब्द तोल के लिए आया है, इसलिए यह परिमाणवाचक है। जिन वस्तुओं की गिनती की जा सके उसे उनके वाचक शब्द संख्यावाचक परिणाम कहलाते हैं। और देखिए जो नापतोल वाला शब्द होता है वो क्या होता है, परिमाणवाचक में आता है, तो हमें पता है, लेकिन उसके साथ नापतोल के साथ अगर संख्या भी जोड़ के आया कि 1 लीटर दूध लाओ, तो एक तो वहां पे है, लेकिन दूध की बात हो रही है, तरल पदार्थ की बात हो रही है, तो परिमाणवाचक में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हम जब परिमाणवाचक पढ़ रहे थे तो हमने वहां पे एक नोट पढ़ा कि किसी भाववाचक, द्रव्यवाचक या समूहवाचक शब्द के साथ क्या होता है, परिमाणवाचक शब्द जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे क्या है, द्रव्यवाचक है दूध, द्रव्यवाचक शब्द है ना दूध,
तो इसके साथ अगर एक लिखा होता, 1 लीटर लिखा होता तो क्या हो जाता, परिमाणवाचक। अगर यहाँ दूध ना होके कुछ और लिखा होता तो क्या बन जाता, द्रव्यवाचक, भाववाचक या समूहवाचक ना लिखा होगा, किसी व्यक्ति का नाम होता, किसी वस्तु का नाम होता, किसी स्थान का नाम होता तो क्या बन जाता, संख्यावाचक बन जाता। बन जाता कि नहीं बन जाता। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको बस याद रखनी है। जिन वस्तुओं की गिनती की जा सके उसके वाचक शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं, जिसकी गिनती की जा सके। जैसे कुछ बच्चे इधर आओ, बच्चों की गिनती की जा सकती है। यहाँ पर कुछ बच्चों की गिनती के लिए आया है, इसलिए यहाँ संख्यावाचक विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषणों के बाद द्रव्य अथवा पदार्थवाचक संज्ञाएं आएगी, जबकि संख्यावाचक विशेषणों के बाद जातिवाचक संज्ञाएं आएगी। देखिए यहाँ पे भी लिखा है कि द्रव्यवाचक होगा या फिर समूहवाचक होगा। मैं आपको स्लाइड पे जाके दिखा देती हूँ, कहा गया वो स्लाइड, परिमाणवाचक। हाँ ये देखिए, ये स्लाइड है ना, हाँ यहाँ पे लिखा है परिमाण बोधक विशेषण अधिकतर भाववाचक, द्रव्यवाचक या समूहवाचक संज्ञा के साथ आएगा। ठीक है, किसके साथ आएगा, जैसे भाववाचक ऐसा शब्द जिसमें भावना उत्पन्न हो रही है, या ऐसा शब्द जिसमें द्रव्य पदार्थ की बात की जा रही है या समूह की बात की जा रही है। तो ऐसे शब्दों के साथ जब संख्या जुड़ के आएगा तो वो परिणामवाचक हो जाएगा, परिमाणवाचक हो जाएगा। ठीक है, और भाववाचक, द्रव्यवाचक को आप डिटेल में कहां से समझ सकते हो, आप संज्ञा पढ़ के समझ सकते हो। संज्ञा हम पहले पढ़ चुके हैं। तो चलिए आगे जाते हैं। हाँ तो यहां तक हो गया। अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। सर्वनाम और सर्वनामिक विशेषण में अंतर। जो सर्वनाम है उसमें और सर्वनामिक विशेषण में क्या अंतर होता है देखते हैं। जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा शब्द के स्थान पर हो उसे सर्वनाम, सर्वनाम कहते हैं। इतना तो हमें पता है ना कि जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा शब्द के स्थान पर हो उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि वहां मुंबई गया, मगर यहाँ पे क्या है, इस वाक्य में जो वहां है ये क्या है, सर्वनाम है, और मुंबई क्या है, स्थान का नाम है, अर्थात यहाँ पे क्या है, संज्ञा है। अर्थात सर्वनाम वाक्य में पहले आ जाता है संज्ञा से, तो वो क्या बन जाता है, सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। इस वाक्य में वहां सर्वनाम है। जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा से पूर्व अथवा बाद में विशेषण के रूप में किया गया हो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। वहां रथ आ रहा है, वह शब्द रथ का विशेषण है, अतः यह सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा सर्वनाम। मैंने बहुत अच्छे से प्रत्येक चीज को, एक एक चीज को 2-2, 4-4 बार बोल के समझाने का कोशिश किया। अगर फिर भी आपको कहीं पे डाउट है, कहीं पे ऐसा है कि थोड़ा सा समझ में नहीं आया, या भूल जा रहे, या उलझ जा रहे, या बहुत सारे रूल रेगुलेशन इसमें दिए गए हैं नया नया, तो पता नहीं, समझ नहीं आ रहा, तो आप क्या कर सकते हैं, वीडियो एक बार देख लिए 2-4 घंटे, एक दिन बाद फिर से वीडियो को रिवाइज करें, एक बार फिर से देख ले तो चीजें अच्छे से समझ में आ जाएगी। और एक बार जरूर लिख ले, तो उससे क्या होगा, पेपर के टाइम को बस अब क्या करना है, पेज पलट कर को देखना है, तो चीजें बिल्कुल रिकॉल हो जाएगी, समझ में आ जाएगी। एक बार फिर से 2 मिनट में हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले विशेषण है। विशेषण के गुण दोष वाला जो सेक्शन था हमने पढ़ा, पहला स्लाइड है ये। विशेषण किसे कहते हैं, संज्ञा सर्वनाम देख लीजिए बस आप, महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ा था हमने। विशेष्य किसे कहते हैं हमने पढ़ा था। ठीक, इसके बाद विशेषण कहाँ आता है, शब्द के पूर्व भी आ सकता है और बाद में भी आ सकता है, ये भी पढ़ा है हमने। विशेषण के प्रकार पढ़ लिया हमने, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक, सर्वनामवाचक। इसके बाद गुणवाचक पढ़ा हमने, जिसमें गुण की बातें होती है। ठीक है, अच्छा बुरा कुछ भी, खरा खोटा कुछ भी हो सकता है गुण। समय संबंधी भी हो सकता है, स्थान संबंधी भी हो सकता है, आकार संबंधी, दशा संबंधी, वर्ण संबंधी। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। संख्यावाचक विशेषण पढ़ा हमने, जिसमें संख्या की बात होती है ना। इसके बाद हम निश्चित संख्यावाचक पढ़ा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण पढ़ लिया हमने। निश्चित संख्यावाचक में भेद है, 6 भेद, पूर्णांक बोधक, अपूर्णांक बोधक, क्रमवाचक विशेषण, आवृत्तिवाचक विशेषण, समूहवाचक विशेषण, और लास्ट है प्रत्येक बोधक विशेषण। ठीक,
इसके बाद हमने अनिश्चित वाचक को फिर से देखा। इसके बाद है परिमाण परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण में परिमाण की मात्रा होता है, एक परिमाण होता है, नापतोल की बात होती है। और परिमाण हमेशा भाव या द्रव्य या समूहवाचक संज्ञा के साथ ही आता है। इसके बाद सार्वनामिक विशेषण पड़ा। सार्वनामिक विशेषण में क्या होता है, जो सर्वनाम शब्द होता है वो संज्ञा से पहले आता है वाक्य में, तो वो सार्वनामिक विशेषण वाक्य बन जाता है। ठीक, इसमें परिमाणवाचक और संख्यावाचक विशेषण में हमने अंतर कर लिया ताकि आप क्या हो, उलझ ना जाए। इसके बाद सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर कर लिया हमने। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को यहाँ वीडियो अच्छे से समझ में आ गया, क्लास अच्छे से समझ में आ गया। सर्वनाम अगर यहाँ से आपने पढ़ लिया सही से तो कोई भी प्रश्न बनाए, कहीं से भी प्रश्न बनाए, आप उत्तर दे सकते हो, आप नंबर लेके आ सकते हो। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद आप सभी का, बने रहिए हाँ इस चैनल के साथ ताकि आने वाले वीडियो का भी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।